हाई टेम्परेचर एंड रिवर्सिबल रिएक्शन एंड और क्या होती है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय थर्मोडायनेमिकली, है ना, थर्मोडायनेमिकली इसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं रिएजेंट। जो आप इसमें रिएजेंट यूज करेंगे तो आपका क्या रिएजेंट होना चाहिए, तो इसका जो रिएजेंट होता है, आप इसमें जो रिएजेंट यूज करोगे एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम यूज करेंगे और 10% NaOH बोल सकते हो और डाइल्यूट NaOH बोल सकते हो और BaOH का होल ट्वाइस हीट यूज कर सकते हो। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर जो है ना, हम कभी भी कंसंट्रेटेड NaOH यूज नहीं करेंगे। अगर आपने गलती से भी कंसंट्रेटेड NaOH यूज कर लिया तो फिर आपकी जो रिएक्शन होगी वो एल्डोल नहीं होगी, फिर डायरेक्ट आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डाइल्यूट बेस इसलिए यूज करते हैं कि डाइल्यूट बेस क्या करता है, सबसे पहले आपका एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा और एसिडिक प्रोटोन निकालने के बाद उस जो भी ग्रुप होगा या जो भी रिएक्टेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिर वो अदर कार्बोनाइल के ऊपर रिएक्ट करता है और उसके बाद क्या होता है, फिर वो रिएक्शन एल्डोल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें कभी भी गलती से भी कंसंट्रेटेड NaOH यूज ना करें, हमेशा डाइल्यूट होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करें जो भी इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, तो इंटरमीडिएट जो बनता है बेटा इसमें इनोलेट फॉर्म होती है। इनोलेट फॉर्म, जितनी ज्यादा इनोलेट स्टेबल होगी उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं अगले पॉइंट में, मोर स्टेबल इनोलेट, उसके बाद मोर स्टेबल इनोलेट, मोर स्टेबल, है ना, जितनी ज्यादा इनोलेट स्टेबल होगी उतना ही प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इंटरमीडिएट पार्ट जो इनोलेट होता है, इनोलेट फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही प्रोडक्ट आपको वो मेजर बनेगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इस प्रोडक्ट की आपकी फॉर्मेशन होगी किसकी, या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बोलोगे या फिर उसको क्या बोल सकते हो बेटा आप, हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये जितना इनोलेट स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप जहां तक मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल। तो मैं टाइप्स ऑफ एल्डोल की बात करूं बेटा, टाइप्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ अगर एल्डोल की बात करूं तो बेटा ये आपकी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। नंबर 1, अगर मैं इसकी बात करूं नंबर 1 कौन सा हो सकता है, जैसे एल्डोल की बात करूं, एक होती है आपकी बेटा सिंपल एल्डोल, दूसरी रिएक्शन की मैं बात करूं क्रॉस एल्डोल और तीसरी होती बेटा इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी तीनों रिएक्शन होती, हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सिंपल एल्डोल। बेटा मैं पहले बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम के लिए मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल एल्डोल की मैकेनिज्म सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बाकी एग्जाम में सीधा आपको रिएक्टेंट देगा, रिएजेंट देगा और सीधा बोलेगा कि बताओ इसका प्रोडक्ट मेजर क्या होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा
इसीलिए आप ढूंढ सकते हैं, फिर ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो सिंपल एल्डोल की बात करें, सिंपल एल्डोल को दूसरा बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, सिंपल एल्डोल का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं बेटा? सिमेट्रिकल एल्डोल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, या तो दोनों मोल एल्डिहाइड एल्डिहाइड के हो या फिर दोनों मोल कीटोन कीटोन के हो। समझ गए? सिंपल का मतलब है सिमेट्रिकल का दोनों दो मोल यूज किए जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर जब भी एल्डोल रिएक्शन होगी इसके अंदर दो ही मोल यूज किए जाएंगे और दोनों मोल एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों एल्डिहाइड हो या फिर दोनों कीटोन हो। अगर तुमने अदर अदर करके यूज कर लिया, एक एल्डिहाइड यूज कर लिया, कीटोन यूज कर लिया, तो आपकी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? क्रॉस एल्डोल। और क्रॉस एल्डोल को अनसिमेट्रिकल एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पेपर में ऐसा आएगा CH3 C++OH। ठीक है, और हमेशा आपको ध्यान रखना है जो भी आपका एल्डिहाइड होगा उसके कितने मोल लेने पड़ते हैं आपको? 2। पेपर में हो सकता है कि आपको 1 मोल देखने को मिले, लेकिन आंसर हमेशा 2 मोल से मिलता है। और ऊपर एरो पे लिखा होगा डाइल्यूट NaOH। इसका आपको बेटा प्रोडक्ट बनाना है और इसकी पहचान ये है कि जब भी एल्डोल होगी यहाँ पे डाइल्यूट होगा या फिर 10% बेस होगा और यहाँ पर अल्फा कार्बन होनी चाहिए और अल्फा कार्बन पे हमेशा एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, तो इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 है, तो इसके पास 3 बार एल्डोल हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको सीधा मैकेनिज्म से देखेंगे। मैकेनिज्म सबसे पहले केस में बेटा CH2 C++OH, ये मेरा एल्डिहाइड एरिया, और इस वाले हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। देखो 3 थे, एक मैंने नीचे लिख दिया। अब यहां पे कौन आएगा बेटा? बेस आएगा। कौन आएगा? बेस। बेस को हमेशा क्या चाहिए बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन जो मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या फिर हाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? जब आपके पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो और उसके पास हाइड्रोजन हो, उस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो बेस आएगा, सीधा इसको प्रोटॉन को यहां से निकालेगा और जैसे प्रोटॉन निकलेगा तो कुछ आपका इस तरीके से ये बनेगा बेटा। यहां से H+ से निकलेगा माइनस, यस H+ निकलेगा। जैसे प्लस निकलेगा इसके ऊपर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज आएगा, C++OH। ओके बेटा, इसके बाद आप क्या करोगे? सेकंड मॉलिक्यूल। हाँ, अब देखो बेटा ये था बेस आया, बेस में प्रोटॉन निकाला और जैसे प्रोटॉन निकला यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो क्या बनेगा बेटा? गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा CH3 C++OH। आगे बेटा अब ये क्या करेगा? सीधा इसके कार्बोनाइल सेंटर पे अटैक करेगा और अब यहां से रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखो जब तक बेटा ये आपका बेस इसके प्रोटॉन को नहीं लेगा, जब तक ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा और जब तक ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा तो दूसरा कार्बोनाइल आप यूज नहीं कर सकते। जैसे गुड न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो कार्बोनाइल सेंटर को ढूंढेगा और कार्बोनाइल सेंटर पे सीधा अटैक करेगा और सीधा क्या बनाएगा? आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो यहां से बनेगा बेटा, ये सीधा इस पे अटैक करेगा तो CH3 CO- यहां पे आपका जुड़ेगा CH2 CHO हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से आपका ये अगला पार्ट आएगा स्टेप का। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसमें हम वाटर को डालेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कुछ आपको इस तरीके से बनेगा CH3 OH और यहां पर बेटा CH2 CHO। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको यहां पे आप लगा सकते हो इस तरीके से। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी। देखो ये कार्बन अल्फा होती है, इसको हम बीटा बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। ठीक है, अगर इसको फर्दर आगे प्रोसीड कराए रिएक्शन, इसमें से वाटर एलिमिनेट होता है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होती है वो अल्फा बीटा क्या होती है? अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। क्या बनता है? अनसैचुरेटेड कीटोन। तो यहां पर देखो अल्फा है, ये आपका बीटा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पर आपका H है निकले और यहां से क्या एलिमिनेट कर दो बेटा? वाटर। ठीक है, तो देखो जैसे वाटर एलिमिनेट होगा तो कुछ आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बन के आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। आगे बेटा
ये देखो आपका इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड, और ये क्या बन गया बेटा, कीटोनिक ग्रुप बन गया। तो ये एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। और ये आपका क्या बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन आपको मैंने इसमें डिस्कस किया था कि इनोलेट फॉर्म भी बनती है, तो बेटा ये जो फॉर्म बनती है इनोलेट फॉर्म बनती है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूं आपको, तो ये वाला देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये रिवर्स आएगा, फिर अटैक करेगा कार्बोनाइल सेंटर पे। तो ये मैंने सीधा एक स्टेप में कर दिया, वो मैंने दिखाया नहीं है, बट आपको पेपर में यही दिखा के आना है। उसमें इनोलेट प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं बताना है, सीधा आपको प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट आपको इस तरीके से बनाना है। आपको बेटा 1 मोल देगा, पेपर में आपको 2 मोल मान के चलना पड़ेगा, लेकिन पहचान करनी होगी। पहचान किससे होगी, डाइल्यूट NaOH से, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल एल्डोल थी। ऐसे आप 2 मोल कीटोन के साथ भी कर सकते हो। और अब बात आती है बेटा इसमें, अगर दोनों अलग अलग आ जाए तो हम उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, उसको क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे सेकंड जो रिएक्शन आपकी क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अब जो है देखो यहाँ पर 2 कंडीशन क्रिएट हो रही है कि जो भी आपका इसमें डाइल्यूट बेस है, और बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन कहां मिलेगा, अल्फा कार्बन पे। जो एसिडिक कार्बन होगी उसी का हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो देखो यहां पर एल्डिहाइड है, यहां से यहां भी जाओगे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, और इस पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इसके पास कीटोन के पास जाओगे तो कीटोन के इधर भी 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और इधर भी 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अब देखो दोनों के पास पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन की, कि एसिडिक हाइड्रोजन बेस यहां से भी निकाल सकता है, अब यहां से भी निकाल सकता है। अब देखो हमें किससे निकालना है, तो हमें उससे निकालना पड़ेगा जिसका एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन। देखो एसिडिक हाइड्रोजन हमें उसका निकालना पड़ेगा जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाए, समझ गए। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए हमें एक रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर फास्ट अटैक करता है, मतलब कौन से कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, किसकी बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल सबसे ऊपर फास्ट अटैक करता है फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर, फिर अटैक करता है एल्डिहाइड के ऊपर, और उसके बाद कौन आता है बेटा, कीटोन। तो देखो न्यूक्लियोफाइल सबसे फास्ट किसके ऊपर अटैक करता है, फॉर्मल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। दैट मींस तो क्रॉस एल्डोल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। तो किसका हाइड्रोजन निकलना चाहिए बेटा, अगर इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो रिएक्टिविटी होती है किसके ऊपर फास्ट होती है, एल्डिहाइड के ऊपर। मतलब इसका प्रोटॉन निकालना है और इसको न्यूक्लियोफाइल बना के इसके ऊपर अटैक करना है। अगर आपने उल्टा कर दिया, एल्डिहाइड का प्रोटोन निकाल के अगर तुमने इसके ऊपर अटैक करा दिया, तो बेटा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ये आपका गलत हो जाएगा, और जैसे ही गलत हो जाएगा तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसके अंदर पूछे जाते हैं बेटा, क्रॉस एल्डोल के ऊपर, क्योंकि क्रॉस एल्डोल के ऊपर दोनों ही आपके जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा। तो दूसरा तरीका बता रहा हूं, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के पास जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। तो देखो इसके पास अगर देखोगे तो एक डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट एक है, इसके पास देखोगे इधर से भी प्लस आई है, इधर से भी प्लस आई है, तो दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो इस पे डबल से लगेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास इसके कंपैरिजन में कम है तो इधर से आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं होता। और देखो फॉर्मल्डिहाइड में सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्यों न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा क्यों अटैक करता है, क्योंकि इधर भी उसके कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है और इधर भी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। जब दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रीली अटैक कर लेगा। आगे बात समझ में, तो आप याद रखना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा कार्बोनाइल के पास प्लस इफेक्ट होगा उतना ही उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और आपका बेटा वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, स्टाइल हिंड्रेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता चलिए इन दोनों में किसका प्रोटोन निकलेगा, कीटोन का, क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करता है। तो देखो
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहां पे मैंने H लिया और यहां पे आपका बेस आया, तो बेस क्या करेगा, सीधा प्रोटॉन निकालेगा और ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। बन गया बेटा। इसके बाद दूसरा मोल यूज करना है आपको, एल्डिहाइड अब आएगा। अब ये क्या बन गया बेटा आपका, गुड न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये सीधा आएगा और इसके कार्बोनाइल सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से आपका बेटा ये C डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस CH3 ये बन गया बेटा। जैसे ये बनेगा इसके ऊपर आप वाटर डालोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करते ही आपका कुछ इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3। वही देखो, ये कार्बन अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल के दोनों से क्या कर दो बेटा, वाटर को एलिमिनेट कर दोगे। जैसे ही वाटर एलिमिनेट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, ये आपको बेटा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रखना बेटा, क्रॉस एल्डोल के अंदर एक आपका एल्डिहाइड होना चाहिए, एक आपका कीटोन होना चाहिए, दोनों अलग अलग कार्बोनाइल होने चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि किसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी वो फॉर्मल्डिहाइड को देता है, फिर एल्डिहाइड को देता है, फिर वो कीटोन को देता है। तो कीटोन के ऊपर वो सबसे बाद में अटैक करता है कार्बोनाइल सेंटर पे। ठीक है, वरना आपको जब भी दोनों अलग अलग आते हैं तो आपको न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जिसके पास एंट्रेंस ज्यादा होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा और जिसके पास एंट्रेंस कम होगा वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। ठीक है, तो आई होप मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के अंदर का मतलब बेटा विद इन वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के अंदर एल्डोल होनी चाहिए। तो एल्डोल रिएक्शन विद इन वन मोलिक्यूल। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना कि एल्डोल कंडेंसेशन जो भी इंट्रामोलिकुलर होगी, एल्डोल रिएक्शन विद इन वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल के अंदर दो आपके कार्बोनाइल ग्रुप होने चाहिए, वो दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे बात करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले बेटा आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी एल्डोल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी इसमें रिंग फॉर्मेशन होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो दूसरे पॉइंट में, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग। ठीक है बेटा, ये बात आप ध्यान रखना, जब भी आपकी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी उसमें हमेशा साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि बेटा कि जो हमारा इसके ऊपर डाइल्यूट NaOH आएगा, अब वो किसका प्रोटॉन निकालेगा। सेम वही न्यूक्लियोफिलिक जो करेक्टर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले किसको ढूंढेगा, किसको, फॉर्मल्डिहाइड को, फिर एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को। तो इसमें तीनों में देखना है कि कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है। देखो ये देखो बेटा, एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। दैट मींस आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा, तो ये क्या बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या होगा, रिंग फॉर्म होती है, साइक्लिक रिंग बनती है। तो आपको कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है वो पहले आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक रिंग, कौन सी रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 7 मेंबर्ड, फिर 3 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड। लेकिन ध्यान रखना बेटा 6 और 5 ही ज्यादा प्रेफरेंस देता है, 7 मेंबर्ड को कभी भी बनाने की कोशिश ये नहीं करता है। ठीक है, वो क्रिटिकल कंडीशन होगी जब वो बनाएगा, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी 6 को देगा, फिर वो 5 को देगा। अब आपको देखो प्रोटॉन वहां से निकालना पड़ेगा जहां से 6 मेंबर्ड की रिंग बने या फिर 5 की बने। तो देखो ये तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर फिक्स हो गया। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, या तो आपका प्रोटॉन यहां से निकलेगा या फिर यहां से निकलेगा या फिर यहां से। क्यों, देखो कार्बोनिल के नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, इसके लिए ये भी अल्फा, लेकिन यहां से तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर प्रोटॉन निकालोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा 1 2 3 4 5 6।
मतलब यहां से अगर प्रोटॉन निकलता है तो 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। अगर यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो 1 2 3 4, तो 4 की बनेगी। लेकिन 4 की क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो प्रोटॉन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो आप यहां से प्रोटॉन निकालोगे तो कैसे बनेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH बन गया बेटा। अब ये न्यूक्लियोफाइल बने, सीधा किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, ऐसे हो जाएगा। अब आपको इसको रिंग काउंट कर लो, कितनी की बन रही है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बना लो पहले, ये आपने बना ली बेटा। अब इसमें नंबरिंग मेंशन कर लो। अगर कहीं से भी मान के चलो, यहां से मान लो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे कुछ नहीं है, 1 इसको 1 इसको 2 इसको 3 या 2 3 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, तो 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे कुछ है बेटा, डबल बॉन्ड O, ये लगा दिया आपने कार्बोनिल, ठीक है। 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे लगाओ। तो 6 पे क्या दे रखा है बेटा आपको, यहां पे आ जाएगा O माइनस, ये हो गया होगा बेटा। जैसे ये बनेगा, अब इसके बाद क्या करना बेटा, इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस कर देना 1 2 3, तो आप रिंग बना लो, और रिंग बनाने के बाद इसको डबल बॉन्ड ऐसे लगा लो 1 2 3, इसको OH बना लो, ठीक है। अब आपको बता देखो, ये वाली कार्बन अल्फा हो गई, तो ये कौन सी होगी, बीटा, कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होगा नहीं होगा बेटा। अब यहां से दोनों से मिलकर क्या निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल, क्या निकाल दो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा सैचुरेटेड कीटोन, क्या बोलते हैं बेटा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आई होप कि जहां तक मुझे उम्मीद है आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एल्डोल, सिंपल एल्डोल क्या होती है, क्रॉस एल्डोल क्या होती है, और आपकी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या होती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा, अगर नीट और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर उसमें आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से डील करोगे, विद इन सेकंड के अंदर कैसे आंसर निकालोगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं इसको पूरा डिटेल में सोल्व करूं। मेरे को तो शॉर्टकट चाहिए भाई, मेरे को 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, 1 मिनट से भी कम टाइम होता है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करूंगा बेटा, हाउ टू सोल्व विद इन 1 मिनट, है ना। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है कि 1 मिनट के अंदर मुझे कैसे सोल्व करना है। तो पहले फटाफट इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिखने के बाद फिर आपको सीधा ट्रिक अप्लाई करनी है, और आपका आंसर मैं कह रहा हूँ बात आ मेरा कि सेकेंडों में निकालोगे, कभी आप आंसर गलत नहीं करोगे। ओके, देखो गाइस, आपके सामने कुछ मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे जो नीट और जेईई में पूछे गए हैं। तो हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि इनको हम डिटेल में देखते रहे। आपको मैंने पूरा बेसिक समझाया नीट और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको इसमें फोकस करना है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो पहले मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है और आपका विद इन सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आपको बस ये पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड के पास तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, देखो क्यों, इधर हाइड्रोजन, ये अल्फा नहीं होता, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है। अब अल्फा कार्बन के पास क्या है, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो भाई इसके पास तो कोई अल्फा नहीं है, तो अल्फा इसी के पास बचे, तो आपको पता कि इसी यही न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ये क्या बनेगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। अगर दोनों के पास अल्फा होते तब हमें सोचना पड़ता है कि किसका अल्फा निकाले, तो इसके पास तो है ही नहीं, सीधा इसी का निकालना पड़ेगा, कोई और रास्ता भी नहीं है। अब देखो बेटा, अब जिसके आपको प्रोटॉन निकालना है उस पे कैसे काम करना है। एक आपने सुना होगा, मैथमेटिकल की बात करूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, बस आपको यही करना है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खेलना पड़ेगा। तो बेटा आपको जो आपका इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा उसको आपको हॉरिजॉन्टल पे रखना है, ऐसे एल रख दिया बेटा। ये आपका पीएच बेंजीन हो गया, किस पे रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे होगा। प्लस अब ये जहां से अल्फा निकलेंगे उस कार्बन को उसी के सामने रखना है, ऐसे करके देखो, रख दिया, और C डबल बॉन्ड OH,
आपको क्या खेलना है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल, बस सिंपल ट्रिक। यहां से देखो वोटर निकाल दो और वोटर निकालते ही आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो कुछ आपका आंसर ऐसे बनेगा PH C डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या हो जाएगा CHO। दिस इज द आंसर। ओके, अब इसमें फिर वही देखना है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। अल्फा किसके पास है, इसके पास, जिसके अल्फा निकलेंगे उसको वर्टिकल और जिसके नहीं निकलते, जिसका ऑक्सीजन निकलेगा उसको हॉरिजॉन्टल। ऑक्सीजन हॉरिजॉन्टल, अल्फा वर्टिकल। तो भाई कर लो PH डबल बॉन्ड PH और यहां से लगा दो बेटा CH हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, ये सीधा निकाल दो बेटा। लो आपके सामने आंसर। बताओ बेटा कोई समस्या, आसान है ना? अरे बस यही तो केमिस्ट्री है, अच्छे को समझ में नहीं आती, जब आती है तो भाई साहब मजा कर देती है। इसका निकालो, इसमें भी वही करना था। इसके पास कोई अल्फा नहीं है, इसके पास भी कोई अल्फा नहीं है, इसी के पास अल्फा, दैट मींस इसके अल्फा निकले। तो ये कहां जाएगा वर्टिकल, ये कहां जाएगा हॉरिजॉन्टल, L L C C C। अरे बन जा रहे मका जी, समझ रहे, लट जा। L ये L भाई, ये L भाई, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, शक्ति दे, ये बन गया बेटा। आसान है ना, बहुत आसान है बेटा। जी क्या करते हो जी, हम तो भाई साहब मैजिक खेलते हैं, आपको खेलनी है जी ऐसे, ऐसे कर दो जी, ऐसे कर दो जी, और ये आपका जी प्रोडक्ट बन गया जी, बन गया। तो देखो इसमें एल्डिहाइड है, सुपरमल्टी, इसके पास कोई अल्फा नहीं है, इसके पास है, दैट मींस ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। कर दो भाई, पड़ा खड़ा कर दो, पड़ा खड़े कर दिया, हॉरिजॉन्टल पड़ा, वर्टिकल खड़ा, पड़ा खड़ा, पड़ा खड़ा करते रहो, आंसर निकालते रहो। इसी तरीके से आप कर सकते हो। ये लो मेरे भाई, H लगा दो प्लस यहां पर CH C डबल बॉन्ड O H, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दो और आपका आंसर आपके हो गए सामने। आया ना, आया ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब इसमें देखो दोनों एल्डिहाइड आ गए, ये भी एल्डिहाइड। अब इसके पास देखो दोनों के पास अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, इसके पास, लेकिन आपको देखना डोनेटिंग इफेक्ट जिससे ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इसके पास डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसके पास कम, इसका ज्यादा हो जाएगा, तो इसके अल्फा निकलेंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। तो मतलब ये क्या होगा, ये आपका पड़ा, ये आपका खड़ा, पड़ा खड़ा करके आंसर निकाल दो और आपके सामने सभी आंसर आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आई हो तो बेटा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।